हेलो एवरीवन। अगर आप एक एनआरआई हैं और इंडिया में अपनी निल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे फाइल करेंगे, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। निल आईटीआर का मतलब होता है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है हमारी? अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो 4 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। दोनों में से कौन सी रिजीम को हम ऑप्ट करें तो अच्छा यही रहेगा कि हम न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल इनकम, चाहे वो किसी भी सोर्सेस से होती हो, चाहे सेविंग का इंटरेस्ट हो, चाहे एफडी का इंटरेस्ट हो, या फिर आपको रेंटल वैल्यू से कोई इनकम आ रही हो, अगर वो सब टोटल मिला के आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए से कम की है तो इसे हम कहते हैं निल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जहां पर कि हमारी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। रेसिडेंट और एनआरआई के लिए टैक्स के रूल्स अलग हैं। एक रेसिडेंट के लिए टैक्स फ्री इनकम 12 लाख रुपए तक है, लेकिन एक एनआरआई के लिए टैक्स फ्री इनकम सिर्फ 4 लाख रुपए तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलिंग। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। अपना पैन नंबर और पासवर्ड देकर हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद हमें ई फाइल में जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, और हम इस वाली विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इंडिविजुअल पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। एनआरआई के केस में हमेशा आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा या फिर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 एनआरआई के लिए नहीं है। आईटीआर 2 हमने चूज कर लिया। प्रोसीड, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए हम अदर्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इनकम सेलेक्ट करेंगे। इनकम हम कौन कौन सी दिखाना चाहते हैं? सैलरी हमें नहीं दिखानी है। हाउस प्रॉपर्टी से रेंट दिखाना चाहते हैं तो उसे रख सकते हैं। कैपिटल गेन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास अदर सोर्सेज में थोड़ा बहुत सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट है, तो हम अदर सोर्सेज पर टिक रहने देते हैं। शेड्यूल एसआई को भी हटा देते हैं। यहाँ पर स्पेशल रेट की कैलकुलेशंस होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर लगती हैं, बाकी कोई हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। डिडक्शंस भी कोई न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। टैक्स पर आते हैं। टैक्स वाले पोर्शन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, और हम कंटिन्यू करेंगे। स्किप कर देते हैं, ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन। पहला कॉलम पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, जहां आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर ये सब ऑटो पॉपुलेट होंगे। आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर। हम 3rd नंबर पॉइंट पर आएंगे, फाइलिंग स्टेटस पर। सेक्शन 139(1) ही रहने देंगे। न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं इसलिए नो पर टिक रहेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एनआरआई ले लेंगे। यहाँ पर यू आर अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। यहाँ पर आपको देना है टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। ये दोनों कॉलम आपको फिल करने हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं या फिर आप इसे लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हमें नो रहने देना है। एफपीआई में नो रहने देना है। यहाँ पर भी नो कर देंगे, यहाँ पर भी नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स, यहाँ पर इंडिया के अंदर आपके जितने भी बैंक्स हैं वो यहाँ पर ऐड होने चाहिए। अगर सारे बैंक्स यहाँ पे ऐड नहीं हैं तो आप यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए होगा।
किसी भी एक बैंक को इनमें से आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंस देना है, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन नंबर देना है, और अगर इस कंट्री में आपका टिन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देंगे। इसके बाद हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है शेड्यूल अदर सोर्सेस। इसमें सबसे पहले है ग्रॉस इनकम, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके AIS और 26 AS में जो भी इनकम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो यहाँ पर अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, FD की या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ये सब यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। एक बार आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है। अगर यहाँ पर अमाउंट्स गलत हैं तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके इन अमाउंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। AIS आपको कहाँ से मिलेगा अभी हम देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट्स चेक करके इसको नीचे कंफर्म कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी इनकम जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 56,000 की इनकम है, तो ये एक निल ITR कहलाएगी, क्योंकि जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है। कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन हम अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं क्योंकि हमें TDS का रिफंड क्लेम करना है। और वैसे भी अगर आपको TDS का रिफंड क्लेम ना भी करना हो, तब भी अगर आप इंडिया में इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो अपनी निल ITR को ज़रूर फाइल करिएगा, भले ही आपकी कोई भी इनकम ना हो। इससे आपको फ्यूचर में आसानी रहेगी, तो आप अपनी निल ITR ज़रूर फाइल करिएगा। कंफर्म कर दिया। अदर सोर्सेज के बाद शेड्यूल साइला है, बाफला है, CFL है। ये तीनों शेड्यूल्स उनके लिए हैं जिनकी कैपिटल गेन से कोई इनकम होती है, तो हम इन्हें लीव कर देते हैं। देन शेड्यूल SI है, जहां पर स्पेशल रेट्स की कैलकुलेशन होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म गेन है, क्रिप्टो है, ऑनलाइन गेमिंग है, तो हम इसे भी लीव कर देते हैं। शेड्यूल 6A जहां पर कि डिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शंस हमें नहीं मिलते हैं, तो हम इसे भी लीव कर देंगे। डायरेक्ट हम आ जाते हैं पार्ट B TI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर। यहाँ पर हमें कंप्यूटेशन दिखता है, कौन कौन सी इनकम्स हमने अपने ITR में दिखाई हैं, शेड्यूल्स में फिल की हैं, वो इनकम्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेस पेड। TDS 1 शेड्यूल है उनके लिए जिनकी सैलरी से TDS डिडक्ट होता है, और TDS 2 शेड्यूल है उनके लिए जिनकी FD के इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट होता है। तो हमारे केस में FD का इंटरेस्ट है, तो हमें जो TDS है वो यहीं पर दिखेगा। TDS की वैल्यू को हम AIS से और 26 AS दोनों डॉक्यूमेंट से कंफर्म करके और नीचे कंफर्म कर देंगे। 26 AS और AIS आपको कहाँ से देखने हैं अभी हम बताएंगे। कंफर्म कर दिया। लास्ट शेड्यूल आ जाएगा हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर टैक्सेस की कैलकुलेशन हो जाती है, सब ऑटोमेटिक है फॉर्म के अंदर। आपको कुछ भी यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चेक करनी है जो आप मैनुअली फिल कर रहे हैं। तो टैक्सेस की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कोई रिफंड है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए रिफंड भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपके केस में हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें 26 AS और AIS कहाँ मिलेंगे। तो हम ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS, यहाँ पे टिक लगाया, प्रोसीड किया, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, सेलेक्ट 26, 27, HTML, व्यू डाउनलोड। साइड में आपको PDF में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपकी एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जहां जहां से भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर टोटल अमाउंट क्रेडिटेड लिखा है, यहाँ पर टोटल टैक्स डिडक्टेड लिखा है। अब हम AIS की बात करते हैं। AIS हमें यहाँ ऊपर ब्लू लाइन में मिलेगा AIS। फिर से AIS पे क्लिक करेंगे, TIS पे जाएंगे,
ये है TIS। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले होते हैं जहां जहां भी आपका पैन नंबर या आधार नंबर लगा हुआ है। जैसे कि हमें डिविडेंड दिख रहा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है। आप अपने ITR में जो भी अमाउंट सिखाएंगे वो इनसे कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ये आपके पोर्टल पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इतना अमाउंट तो आपको कम से कम लेना ही है। वापस ITR पे आ जाते हैं। सारे शेड्यूल्स हमने फिल कर लिए हैं। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन। कोई एरर आ रहा है तो आप एरर के ऊपर क्लिक करेंगे और सीधे उसी विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एरर आ रहा है एड्रेस को लेकर, तो हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस में जाकर वहां पर एड्रेस को ठीक करेंगे। इसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम इसे आधार OTP से E-वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास आधार OTP नहीं है या वो वर्क नहीं कर रही है तो आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से भी E-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ITR को सबमिट कर देने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको E-वेरिफिकेशन कर लेना है, नहीं तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर ITR फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।